जय हिंद। डिफेंस एस्पिरेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हरप्रीत सिंह और डेली डिफेंस डोज के 16th वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है। मीन्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं 10 शानदार क्वेश्चन विद टाइमर, मतलब 30 सेकंड का आपको हर क्वेश्चन के साथ टाइम जोन मिलेगा और उसी टाइम लिमिट के दौरान आपने अपने आंसर को पिक करने की कोशिश करनी है। प्लस वीडियो एंड होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को मेंशन भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, ताकि मेरे को एक अंदाज़ा मिलता रहे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो या कितने क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। The escape velocity of a planet is v. If the radius of the planet remains unchanged but the mass becomes 4 times, then the escape velocity of the planet will be. यदि किसी ग्रह का पलायन वेग v है और उसकी त्रिज्या में कोई बदलाव नहीं होता जबकि उसके द्रव्यमान 4 गुना हो जाता है तो उसके पलायन वेग क्या होगा। नया पलायन वेग बताना है। पलायन वेग के दो फार्मूले होते हैं, अब सोचो कौन सा रखोगे, क्योंकि आंसर में v भी दे रखा है। ठीक है, अगर गलत फार्मूला रखा तो आपका गलत आंसर आएगा। देखो, लाइन वेग के दो फार्मूले होते हैं, वी ई, सॉरी इसको मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ। वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर और एक होता है अंडर रूट ऑफ 2gr। क्लियर, ये कहाँ से आया है फार्मूला, क्योंकि मेरे को पता है g इज इक्वल टू जी एम बाय में आर स्क्वेयर भी होता है। ठीक है, तो इसके बाद आया, अब जब वो खुद बोल रहा है कि उसका द्रव्यमान 4 गुना हो गया, जनरली हम इसी फार्मूले को पिक करते हैं। कई बार बच्चों में जो कन्फ्यूज़न होता है वो इन दोनों फार्मूलों की वजह से, क्योंकि इस फार्मूले में मास दे नहीं रखा और बच्चा कहता है सर सी इज़ द राइट आंसर, जबकि आंसर कुछ और ही सही होने वाला है। अब देखो, हम इस वाले फार्मूले पे जाएंगे। पहले वाले प्लैनेट का जो जो पहले वाले कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग प्लान वेग v था और 2gm बाय आर। अब r तो चेंज हुआ नहीं, तो नया प्लान वेग मान लेता हूँ मैं v डैश है और g कभी चेंज नहीं होता, g यूनिवर्सली कांस्टेंट रहता है, तो द्रव्यमान हो गया 4 गुना। तो ये अब दोनों का रेशो ले लो, रेशो में जो कटता है वो काट दो, बाकी आंसर आपके सामने आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2gm बाय आर। नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2gm। 4m है ना, तो मैं m लिख रहा हूँ इसको और 2 को मैं बाहर ले जाता हूँ। ठीक है, इससे ये पूरा कट गया, तो बचा कितना, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v डैश का मान कितना आ जाएगा 2v। सिंपल सा आंसर था, राइट आंसर इज द बी। सी को टिक मत करना, ठीक है, सी को टिक करते नेगेटिव मार्किंग ले जाओगे एग्जाम में। तो कौन सा फॉर्मूला रखा हमने, अंडर रूट 2gm बाय आर। ठीक है, ये तो था पलायन वेग। ठीक है, आपको मेरे को बताना है कि आपका यहाँ पर डेंसिटी की टर्म में पलायन वेग क्या होगा। ठीक है, घनत्व की टर्म में आप पलायन वेग का क्या फार्मूला सही करते हो। क्लियर, मिलते हैं दूसरी वीडियो में इसके साथ। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल को क्या कहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, बट मैं यहाँ पर सिर्फ जस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको एग्ज़ाम का। ठीक है, क्योंकि ना अभी कोई टाइपिस्ट है ना कुछ सोर्स है मेरे पास कि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस ले आ पाऊँ आपके साथ। ठीक है, इन फ्यूचर में बीच बीच में प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करवा दूंगा आपको। तो अभी के लिए इन वीडियोज़ को एंजॉय करें। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या होता है, आई। ठीक है, जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण होता है अल्फा। ठीक है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है आपका अल्फा। ठीक है, अब एक होता है एक्सेलरेशन वो ए होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है, और इन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हो आप टॉर्क, दूसरी भाषा में बल आघूर्ण। ठीक है, कपल ऑफ फोर्स, तो फोर्स मूवमेंट को आप क्या बोलोगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में अल्फा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं बल आघूर्ण को कोणीय विस्थापन मतलब टॉर्क को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आपको आंसर क्या मिलता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके मेंशन करना है यहाँ पर कि इसका आंसर क्या हो सकता है आपका। क्लियर, तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्योंकि ये फॉर्मूले दिए होते हैं और एस सी वर्मा में तो इस पर एक शानदार न्यूमेरिकल भी दे रखा है। ठीक है, जनरल बुक्स में भी है, सभी हेल्प बुक्स में है ये। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दो वायर सेम मटेरियल की बनी हुई है, ए और बी, दोनों का जो लेंथ का लंबाई का अनुपात है वो 1:2 है, उनके व्यास का अनुपात 2:1 है, तो उनकी लंबाई में जो बदलाव आता है उसका अनुपात बताना है यदि उन पे वेट, भार सेम लगे तो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में और नेवी एसएसआर एग्जाम में आया हुआ है पहले। आपको राइट आंसर बताना है क्या हो सकता है इसका।
देखिए कह रहे सबसे पहली चीज़ वो सेम मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है, उन पे बल सेम लग रहा है। तो आपने कभी ये फार्मूला पढ़ा होगा, वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बिल्कुल पढ़ा होगा कभी ना कभी तो इसको, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको दूसरी भाषा में, दाब बटे विकृति, ठीक है। तो ये होता है एफ बटे में ए स्ट्रेस, और स्ट्रेन होता है लंबाई की टर्म में चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो इसको अगर सही करके लिखूं तो मैं लिखूंगा एफ बाय ए और यहाँ लिखूँ डेल्टा एल बाय एल। क्लियर। तो अब बताओ, देखो सेम मटेरियल है, वाई सेम, सेम भार है, ए सेम, तो निकालना क्या भाई, लंबाई का अनुपात, बदलाव का अनुपात, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अपॉन में एरिया, और एल एरिया को क्या लिख सकता हूँ, एरिया, वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, बट उसके किनारों को देखते हैं तो सर्कुलर दिखाई देता है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, इतना समझ आ गया आपको। अब देखो, अब दिया क्या हुआ है, वो कह रहे हैं लंबाई का अनुपात 1:2 है, लंबाई का अनुपात 1:2 है, तो लिख लो। व्यास का अनुपात 2:1 है, तो यही अनुपात होगा किसका, उनके त्रिज्या का भी, ठीक है। ये रहा। अब आपको आंसर आपके आगे आ चुका होगा, ए और बी का पूछा था तो ए और बी का हमने पूछ लिया। ये 1 का मतलब ए है, 2 का मतलब बी मान लो, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ एल ए अपॉन एल बी गुणा में, और ये कितना है आर ए, यहाँ पे आर ए और ये आर बी, क्योंकि इन्वर्सली है ना, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती है, तो एल ये कितना आ गया 1/2, जबकि ये कितना है 2:1। थोड़ी सी गलती होती है, आंसर गलत हो जाएगा। आर ए की जगह तो रखो 2, आर बी की जगह रखो 1, स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुणा 2 1:8, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि जो आंसर बच्चा गलत करेगा वो कौन सा करेगा, वो करेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है कि बच्चा कहाँ पे गलती करता है, इतना पता चलने लग गया हो, ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्ट रखेगा इसको 2:1 रखेगा, तो 4/2 2:1 पे टिक करके आ जाएगा घर पे खुशी खुशी, मम्मी लिस्ट में नाम आ गया मेरा, ठीक है, पापा लिस्ट में नाम आ गया, लिस्ट में नाम देखा 0.25 से रह गया, ठीक है। तो छोटी मिस्टेक करना भूल जाओ अब, और ये भी मत सोचो कि लिस्ट में नाम सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से आता है भाई, ठीक है। कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल्स corresponding to the first excited state and the original state of the hydrogen atom will be, हाइड्रोजन परमाणु का प्रथम उत्तेजित अवस्था और मूल अवस्था की संगत कक्षाओं में त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। बेहद अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। बोहर एंगुलर मोमेंटम और बोहर ने जो फॉर्मूले दिए थे वहां से लिया गया क्वेश्चन है ये। बच्चा यहाँ गलती करता है, देखो कहाँ गलती करता है, ठीक है। ये तो ऑप्शन में 1:1 नहीं दे रखा, वरना 1:1 पे टिक कर देता। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो आपने ये सब पढ़ा है, एन इस तरह के पैनल्स पढ़े हैं आपने, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, ऐसे है ना। लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पॉपकॉर्न, लाला जी के 2 बार बीपी हो गया, ठीक है। पैसे ज़्यादा थे, संभाल पाए नहीं लॉकडाउन में, तो बीपी हो गया। तो ये होता है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब प्रथम उत्तेजित अवस्था, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेता है तो हायर स्टेट में जाता है, तो यहाँ से उछल करके यहाँ चला गया, ठीक है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है n इजिकल टू 2, ठीक है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट होता है n इजिकल टू 3, मतलब वो फर्स्ट बोले तो आप उसमें एक ऐड कर दो, बोल दो 2 है n का मान, ठीक है। अब त्रिज्या का पूछ रखा है, त्रिज्या का मैंने बहुत बार बताया भी है, ऑफलाइन में भी बताया बच्चों को, ऑनलाइन में भी बताया है। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आता है वहाँ फार्मूला क्या लगता है, ये वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n का मान कितना 2, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट मतलब ओरिजिनल स्टेट 1, तो इसका रेशो निकालोगे क्या आएगा, अनुपात 4:1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइट फार्मूला बताऊं तो इसका ये बनता है R=R0 n⁻², और अगर वो हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा था तो जेड का मान मैंने 1 लिया हुआ है, ठीक है। आपसे मेरा क्वेश्चन है कि R0 की वैल्यू बता दो क्या होगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, एक शानदार क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू ट्रांसपोर्ट ऑफ विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा संचरित होती है। क्या क्या चीजें संचरित होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। अब बच्चा यहाँ गलती करेगा,
ठीक है, कंफर्म है, क्योंकि उसने जो रटा हुआ है वो मैंने ऑप्शन में दिया नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और दे भी रखा है तो फिर लास्ट में ऑल ऑफ दीज दे रखा है। तो देखते हैं कितनों का सही होता है आंसर। इस वीक के 2 वीडियोस फिजिक्स के हो गए हैं आपके। तो अब मैथ के और जर्नल साइंस करवाएं ना करवाएं, ये आप लोग मेरे को कमेंट में बताना। जिन बच्चों का एनडीए है, सीडीएस है, एफकेट है और एयरफोर्स वाई ग्रुप है, उनके लिए जल्द ही मैं जर्नल साइंस की वीडियोस लाने की सोच रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू ट्रांसपोर्ट, पहली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आवेश, ठीक है, चार्ज से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चार्ज के वाइब्रेशंस उत्पन्न होती हैं, पर इनके ऊपर ओवरऑल चार्ज नहीं होता। अगर होता तो सूरज की किरणें हम पे पड़ती तो हमको करंट लगता। ठीक है, बट ये चार्ज कैरी तो करके चलती हैं। ओवरऑल तो जीरो, पर चार्ज तो कैरी करके चल रही है इधर से उधर। ठीक है, क्योंकि ये चार्ज से ही बनी है। जो चीज़ जिससे बनी है उसको तो लेकर के चलेगी ना साथ। अब ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। सर ह्यूमन बॉडी के पास कहाँ प्रोटॉन? क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ जिसके पास मास है, ठीक है, जिसके पास मास है वो किससे बना है? चार्ज भी है उसके पास, बस वहाँ पे प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है। ओवरऑल हम उसको न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है, जीरो चार्ज पे बोलते हैं। ठीक, पर यहाँ पर आंसर क्या लिखूंगा मैं? आंसर पे जाऊंगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें चार्ज को भी लेकर के चलती हैं अपने साथ, मोमेंटम को, संवेग को भी लेकर चलती है और एनर्जी को भी लेकर के चलती हैं। क्लियर? बात समझ आ गई? बस ये किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन है, एक तरह का, जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकर के जा रहा है उसको। अब क्वेश्चन नंबर, ये चार्ज वाला कॉन्सेप्ट मैंने आंसर क्यों टिक करा, मैंने उसका रीज़न आपको बता दिया। फिर भी बच्चा कोई कंफ्यूज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता दूँ। अगर वो यूँ कहते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो मैं कहूँगा जीरो होता है भाई। ठीक है, मतलब इनके ऊपर ओवर। प्लस यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फेज डिफरेंस कितना होता है। बच्चा कंफ्यूज होता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन ही क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जबकि वहाँ पे फेज डिफरेंस बेटा 0 डिग्री का होता है। ठीक है, वो चीज़ समझाने में बड़ा टाइम लग जाएगा, पर अगर आपको समझ पाओ तो गूगल करके देखना उस चीज़ को। पर वहाँ पे एक्चुअल में फेज डिफरेंस कितना है? 0 डिग्री का है। हम ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में है। दैट्स वाई फेज डिफरेंस 90 डिग्री। नहीं, गलत आंसर आता है वो। ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, किसी माध्यम में संचरित तरंग के कारण 2 कणों के कंपन का कालांतर कितना है? 2π/3 है। यदि कणों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो तरंग दैर्घ्य होगी। ठीक है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है। द वाइब्रेशन ऑफ द 2 पार्टिकल ड्यू टू ट्रांसमिटेड वेव इन अ मीडियम इज 2π/3। if the distance between the particle is 15 सेंटीमीटर then the wavelength will be। देखो, इसको बोलते हैं हम फेज डिफरेंस। ठीक है, कंपनों के कालांतरण को क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? फेज डिफरेंस। ठीक है, और ये होता है 2π/λ इनटू में आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितनी दूरी है उनके बीच में, डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे डेल्टा लिखूँ या यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखूँ, मतलब इस फार्मूले को ऐसा लिखूँ या इस फार्मूले को मैं ऐसा लिखूँ। ठीक है, तो मैं कहूँगा भाई फर्स्ट आपने क्या पढ़ा था? डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा था। इसको तो चलो मैं रबी कर देता हूँ, ये रॉन्ग फार्मूला है। हमने डायमेंशन फार्मूला पढ़ा था कभी? ठीक है, पहला यूनिट एंड डायमेंशन, वहाँ हमने जो पढ़ा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी होती है, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज़ दी हुई होती है और जो राइट हैंड साइड में जो चीज़ दी हुई होती है, दोनों के डायमेंशन फार्मूले बराबर होंगे। ठीक है, दोनों डायमेंशनल इक्वल होगी। मैथमेटिकली किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो अलग बात है। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। ठीक है, लैम्डा की यूनिट क्या होती है? मीटर। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर से मीटर कट गया तो यहाँ पर अगर रेडियन है तो यहाँ पर भी तो रेडियन रखूँगा। ठीक है, अगर आप बदल देते हो तो वो तो सारा कुछ ही गलत कर दिया आपने। अब बस दिया क्या हुआ? 2π/3, ये 2π/λ। डेल्टा एक्स का मान कितना दे रखा है आपको? 15 सेंटीमीटर। 2π से 2π उड़ा, लैम्डा इधर गया और 3 इधर आया, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 45 सेंटीमीटर। क्लियर? वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का मान जो है वो कितना है? 45 सेंटीमीटर है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ये 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अरे गैसियस बॉडी है विथ 40 जूल इंटरनल एनर्जी इज गिवन 110 जूल ऑफ हीट,
देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल वर्क विल बी 40 जूल आंतरिक ऊर्जा वाले गैसीय निकाय को आप 110 जूल ऊष्मा देते हो। अगर आप किसी चीज़ को एनर्जी देते हो, ऊष्मा देते हो, तो साइन पॉजिटिव आता है, और अगर लेते हो तो साइन नेगेटिव आता है। केमिस्ट्री के टर्म में मत जाना भाई, वहाँ का हमारा 36 का आंकड़ा रहता है इस चैप्टर का, थर्मोडाइनमिक्स का। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स सभी ने पढ़ा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। आपसे पूछा वर्क डन, कार्य पूछा, ये 110 है, ये 40 है, तो -40 कर दो, आंसर आ गया 70 जूल। ठीक है, यहाँ पर सारा खेल शब्दों का है, गैस ले रहे हो ना, सॉरी, ऊष्मा दे रहे हो या ऊष्मा ले रहे हो। ठीक है, वर्क डन ऑन द बॉडी कर रहे हो या बाय द बॉडी कर रहे हो। क्लियर, तो सभी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना, आपसे कंफ्यूजन क्रिएट करवाकर एग्जामिनर गलत आंसर की ओर लेके जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। If the excess pressure of a soap bubble is 6 times of the another bubble of the same liquid, then the ratio of their volume will be। किसी साबुन के बुलबुले का अतिरिक्त दाब उसी द्रव के दूसरे बुलबुले के 6 गुना के बराबर है, तो उनके आयतन का अनुपात बता दो क्या होगा। एक्सेस प्रेशर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, अतिरिक्त दाब का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, त्रिज्या के टर्म में फार्मूला निकलेगा, उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो, मैं फार्मूला आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जो एक्सेस प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेडियस के, त्रिज्या के। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले वाला सोप बबल है ना, सोप बबल, चलो रेडियस ही है, सोप बबल हो चाहे कैसा ही बबल हो, अब तो मैं लिख सकता हूँ P1 बाई P2 इज इक्वल टू, ये कह रहा है 6 टाइम्स है ना, तो पहले वाले का 6 गुना है दूसरे वाला। ठीक है, सोप बबल इज 6 टाइम ऑफ अनदर वन, तो दूसरे वाला P2, तो इसका 6 टाइम, तो P1 बाय P2 कितना आ जाएगा, 6/1। ठीक है, तो R1 बाय R2 तो उल्टा हो जाएगा ना इसके, R1 बाय R2 उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा कर दो, 1/6। आयतन पूछा है, आयतन। ठीक है, जो सोप बबल होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलीय होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और स्फेयर का वॉल्यूम कितना, 4/3 πr3। रेशियो में तो कटेगा, तो मैं तो सिंपल सा इतना ही लिखूंगा, R1 बाय R2 का क्यूब। ठीक है, और 1/6 इसका क्यूब करा तो ये आया 1 से 1/216। ठीक है, अगर किसी ने आयतन का वॉल्यूम ना, सॉरी, वॉल्यूम का फॉर्मूले में r² रख दिया, जो कि एरिया होता है स्फेयर का, ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन आपको अपनी तरफ ले जाएगा। और यहाँ पर रेशियो में गलती कर दी तो 6/1 रख दोगे। ठीक है, क्योंकि जल्दबाजी में तो एग्जाम में ध्यान नहीं रहता, 6/1 रख दोगे तो ऑप्शन नंबर बी पे चले जाओगे। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी से थोड़ा सा सचेत रहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा, ये आपका अगेन नेवी डबल और SSR के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार दिया है ऐसा क्वेश्चन उन्होंने। ए वेसल हैज ए होल 10 सेंटीमीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, उस डायमीटर इज 2 mm। ठीक है, डायमीटर सिर्फ आपको बेकारने के लिए देता है और कोई काम नहीं आएगा इसका भी। क्या होगा, जो बाहर निकलेगा पानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ इसको, इसमें कुछ ज़्यादा PhD नहीं करते हम। √2GH। ठीक है, G का मान 10 रखो, H का मान कितना, 10, 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 2 200, 200 अप्रोक्सीमेटली में किसका स्क्वायर होता है, 14 का होता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, 14 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लास्ट क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक स्थिरांक का विमा क्या होगा। कहाँ पढ़ा आपने प्लैंक्स, प्लैंक्स आपने केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर नाम का जो एटम वाला चैप्टर है वहाँ पढ़ा था, उसके बाद 12th क्लास में पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा, बहुत बार पढ़ा था। प्लैंक्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स की खोज करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मॉडर्न फिजिक्स के अगर देखें तो किस किस पे जाता है, मैक्सवेल पे, आइंस्टीन पे, प्लैंक्स पे। ठीक है, और केमिस्ट्री के टर्म में हेजनबर्ग। तो भाई आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, पढ़ा होगा सभी ने। एनर्जी का जो डायमेंशन होता है m1 L2 T-2 होता है। ठीक है, एच का हमको विमा निकालना है, डायमेंशन निकालना है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो T-1 होती है, T-1 से एक मान कट गया।
ठीक है, कटेगा नहीं, ऊपर जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, तो h का जो मान है वो कितना आ जाएगा, m1L2T-1। देखो अब कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको शेयर करो, उन बच्चों तक पहुंचाने की मदद करो मेरी, जिनको एक्चुअल में इनकी नीड है। ठीक है, जो अभी न्यू कमर हैं या फिर प्रीवियस स्टूडेंट हैं, ठीक, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बहुत सारे क्वेश्चन करा दो, बेटे मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, पर इससे क्या होगा कि जो अव्यवस्था फैलेगी ना वो गलत होगी। ठीक है, बहुत सारे परिवार हैं, जो टीचर्स हैं, जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलते हैं, उनकी पूरी दिन की अगर दिनचर्या देखो तो पढ़ाने की ही होती है। अगर मैं अकेला खुद को ग्रेट मान करके सारा कंटेंट यूट्यूब पे डाल दूंगा अपना, ठीक है, मैं मेरा कंटेंट डालूंगा ये सोचकर कि मैं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा भला कर रहा हूँ, पर उनको इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होंगे वो लोग। ठीक है, तो सब चीज़ें हमको ध्यान में रख करके चलनी पड़ती है। आज मैं मेरे फायदे के लिए आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, आप 10,000 15,000 के फ़ोन चला सकते हो, वीडियोस देख सकते हो उसमें, तो किसी टीचर के पास पढ़ भी सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, सभी इकोनॉमिकली सही चलते हैं। ठीक है, और यही होता है इकोनॉमिक साइकिल। ठीक, तो ये मत सोचो कि एक टीचर सब कुछ देने की कोशिश कर, हर टीचर अपनी तरफ से आपकी बहुत मदद कर रहा है आपके लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, डे बाय डे वो थोड़ा 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 करके आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, और मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा मोटिव है सिर्फ फिजिक्स को आगे ना लेके जाऊं, मेरा मोटिव है ओवरऑल डिफेंस के एग्जाम में जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं उन सभी का एक आइडिया प्रोवाइड कर सकूं आपको। क्लियर। मेरा यहाँ पे किसी को नीचा दिखाने का या फिर किसी की बात ना मानने का कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है, मेरे लिए सब एक बराबर हो आप। ठीक है, आप कहते हो ज़्यादा क्वेश्चन कराओ तो और वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस है मेरे यूट्यूब पे, ओवरऑल आज की वीडियो को मिलाकर के 115 वीडियोज़ हैं। ठीक है, उनमें से 15 वीडियोज़ हटा दो तो 100 वीडियो सिर्फ फिजिक्स के हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो बहुत कंटेंट है भाई, पढ़ो, और मैं गारंटी लेता हूँ इनमें से 17+ क्वेश्चंस आपके आएंगे और आए भी हुए हैं पहले एग्जाम में। बट शर्त है रेगुलरिटी रखो। मैं हमेशा यही कहता हूँ, एक नॉर्मल बच्चे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे में जिनको लक्ष्य को लेकर आगे चलना है वो क्या करेगा, वो कम पढ़ेगा पर वो पढ़ेगा। ठीक है, हम सिर्फ इस चीज़ में जुटे होते हैं कि यूट्यूब की कौन सी वीडियो देखें कि उसमें सारा कंटेंट मिल जाए। सारा कंटेंट कोई नहीं देगा भाई। ठीक है, उसका चाहे पर्सनल बेनिफिट हो, चाहे उसकी सोच अलग हो, या फिर किसी भी मोटिव को लेकर के चल रहा हो। ठीक है, मेरा मोटिव क्या है मैं आप लोगों को बता चुका। मैं डेली डिफेंस डोज की जो वीडियोस, डोज का मतलब होता है टॉनिक, हल्का हल्का सा। ठीक है, मतलब डेली डेली देते रहो पर कुछ ना कुछ उनको प्रोवाइड करते रहो। क्लियर। तो दैट्स वाई मेरा मोटिव कुछ और है। मैं आप लोगों को राइट अप टू 25 ईयर्स, ठीक है, आप डिफेंस का एग्ज़ाम दे सकते हो, और उन डिफेंस के एग्ज़ाम में क्या कंटेंट पूछा जाता है उस सभी चीज़ को मैं इस चैनल पे अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देर सवेर होगी, मैं लाइव भी आऊँगा। ठीक है, सोच रखा है कि जैसे ही 5,000 तक पहुँचता हूँ मैं लाइव आऊँगा, फेस टू फेस आऊँगा। ठीक है, इस स्क्रीन को छोड़ करके फेस टू फेस आऊँगा, और CDS तक की आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कि जो बच्चा यहाँ पर फेल हो जाता है वो निराश ना हो, आगे हम साथ रहेंगे भाई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत हुई बातें। जय हिंद, जय भारत।